प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशंस। तो बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशंस होते क्या हैं, इसको किस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं या पादप होते हैं, उनके जो उत्पाद होते हैं उनका एनवायरनमेंट के ऊपर या वातावरण के ऊपर कोई बुरा प्रभाव या विपरीत जो प्रभाव है वो तो नहीं पड़ रहा, कोई बैड इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा। जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, जो मानव जाति है, उसके हेल्थ के ऊपर या उसके स्वास्थ्य के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। ठीक है, इसको चेक करने के लिए ही बायोटेक्नोलॉजिकल रेगुलेशंस जो हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? ऐसे नियम, सिद्धांत व निर्देश, ठीक है, लॉज, प्रिंसिपल्स एंड डायरेक्शंस, ठीक है, जिनकी पालना करते हुए ट्रांसजेनिक पादपों के उत्पादों का निर्माण व उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन तीनों की हमें क्या करनी है? पालना करनी है। ठीक है, और जो भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स होंगे, उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे या उत्पाद होंगे, उनका निर्माण या उनका जो प्रोडक्शन है वो इनकी पालना करते हुए ही करना पड़ेगा। और उपयोग जो है या यूज जो है इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स के प्रोडक्ट्स का, वो भी इनकी पालना करते हुए ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाती हैं? बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशंस कहलाती हैं। अब इसके अंदर मुख्य बिंदु या मेन पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं अभी? सबसे पहला, उत्पाद के उपलब्ध होने से पहले उत्पाद का सावधानी पूर्वक परीक्षण करके रिपोर्ट बना लेनी चाहिए। ठीक है, जो भी ट्रांसजेनिक प्लांट है, उसका जो उत्पाद या प्रोडक्ट है, वो मार्केट के अंदर लाने से पहले, बाजार में लाने से पहले, यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको उपलब्ध होने से पहले या अवेलेबल होने से पहले क्या किया जाता है? जो उत्पाद या प्रोडक्ट है उसका केयरफुली या सावधानी पूर्वक क्या किया जाता है? परीक्षण या टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद उसकी रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशंस में। दूसरा पॉइंट है, उपयुक्त निर्देशों के अनुसार ही उत्पाद का प्रमाणीकरण व उपयोग होना चाहिए। ठीक है, अब जो बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन से संबंधित कमेटीज होती हैं, वो कुछ दिशा निर्देश निर्धारित करती हैं। ठीक है, उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार ही जो ट्रांसजेनिक प्लांट का प्रोडक्ट या उत्पाद है उसका क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेशन या प्रमाणीकरण होना चाहिए, और उसी के अनुसार ही आगे उसका यूज या उपयोग होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, उपयोगकर्ता के पास ट्रेनिंग व हस्ताक्षर किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो जो भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट या उत्पाद बना रहा है ना, ट्रांसजेनिक प्लांट है, जैसे उसका प्रोडक्ट जो है वो कमर्शियल लेवल पर या व्यापारिक स्तर पर बना रहा है, उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, किसी लैब के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी लैब के अंदर उसने ट्रेनिंग की हुई होनी चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हस्ताक्षर किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? रेगुलेशन कमेटीज के द्वारा दिया जाता है, तो वो भी उसके पास किया हुआ होना चाहिए। तो ये तीन मेन पॉइंट्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशंस के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसमें नियंत्रण कमेटियां, रेगुलेशन कमेटीज, जो बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशंस को रेगुलेट करती हैं, उन पर नियंत्रण रखती हैं। ठीक है, तो ये तीन मेन कमेटियां हैं यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है IBSC, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। तो इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी। ठीक है, ये करती क्या? अभी दिशा निर्देशों के स्थानीय क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं या दिशा निर्देश जो भी बनाए जाते हैं, उनका जो लोकल इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, किसी विशेष क्षेत्र के अंदर इन नियमों को, ठीक है, इन दिशा निर्देशों को लागू करवाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? IBSC के द्वारा किया जाता है। दूसरी कमेटी है RCGM, इसको बोलते हैं रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशंस। ठीक है, जेनेटिक लेवल पर या आनुवंशिक स्तर पर जो भी चेंजेस किए जाते हैं या मैनिपुलेशंस किए जाते हैं ट्रांसजेनिक पौधों के अंदर, है ना, तो उसके लिए परमिट प्रदान करने का जो कार्य है, जो भी लैब के अंदर मैनिपुलेशन हो रहा है जेनेटिक लेवल पर, तो उस लैब को जो परमिट प्रदान करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? RCGM के द्वारा किया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसका काम भी पूछा जा सकता है। थर्ड कमेटी आती है GEAC, इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अप्रूवल कमेटी।
ठीक है। इसका क्या काम है अभी, जो ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स या उत्पाद होते हैं उनका बड़े पैमाने पर व औद्योगिक स्तर पर निगरानी के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्शन होता है, बड़े पैमाने पर जो उत्पादन होता है ट्रांसजेनिक उत्पादों का, और फिर औद्योगिक स्तर पर यानी व्यापारिक कॉमर्शियल लेवल पर जो प्रोडक्शन होता है उसकी निगरानी करना, ठीक है, उसको चेक करने का काम किसका होता है, जीईएसी का होता है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है और इसका कार्य जो है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अब जो आरसीजीएम है, इससे संबंधित कुछ एजेंसियां हैं जो इससे रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो कुछ संस्थाएं हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आरसीजीएम के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं और इनके फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आता है डीबीटी, इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा है आईसीएमआर, इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तीसरा है आईसीएआर, इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और लास्ट है इसमें CSIR, इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी आपको ध्यान में रखनी है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये 4 संस्थाएं या इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि आरसीजीएम के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।